सो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आर खान एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल रबर खान ऑफिशियल में। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर रहेगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन, जो हमारा 11th का भी चैप्टर 11th का चैप्टर है। एनसीईआरटी हम पूरी कवर करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स लाया हूँ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं बचेगी और आपको जो एनसीईआरटी के लिए थ्रू नोट्स के लिए मैंने कहा था वो नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर वक्त लेटेस्ट अपडेट और आपके जो स्टडी होगी वो यहाँ पर फ्री में होती रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आप अदरवाइज ना लें उसको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। एक बार और मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब यह है कि हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। अब जैसे हमारा 3 कैटेगरीज इसमें आपको दी गई हैं। जैसे नंबर 1 कैटेगरी हमारी अमीनोलोटेजिम, दूसरा हमारा यूरोटेलिज्म और एक हमारा यूरिकोटेलिज्म। इसमें हमारी 3 कैटेगरी दी गई हैं। अब इन 3 कैटेगरी के बारे में हम बिल्कुल बात करने वाले हैं। आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हमारा क्या क्या उसमें प्रोसेस दिया है वो हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पहला पॉइंट उन्होंने दिया है अमीनोटेलिज्म क्या है। अमीनोटेलिज्म क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला इसमें लिखा है प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ NH3, मतलब NH3 को एक्सक्रीट करने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर सेम ऐसे लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीट ऑफ यूरिया, यूरिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरोटेलिज्म। देन प्रोसेस ऑफ यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम या यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तीनों प्रोसेस में इसमें चीजें दी गई हैं, क्या क्या किस चीज को क्या कहा है। अब पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या अमोनोटेलिज्म है क्या। इसमें कौन कौन से कैटेगरी आती है। जैसे हमारा एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, वोनिफिशियस हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। एक्वा मतलब पानी, एक्वा हम किसको बोलते हैं, पानी। जब आप कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन या जो हमारा कंपाउंड कोऑर्डिनेशन हमारा केमिस्ट्री में आता है, 12th केमिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक्वा जब हम उसको नोमेनक्लेचर करते हैं तो H2O को एक्वा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्वा आप याद रखेंगे, पानी की बात चल रही है। तो जो भी इंसेक्ट्स हैं या फिशेस वगैरह जो हमारे पानी में रहते हैं, जो एम्फीबियंस वगैरह हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट, जो भी पानी में रहेंगे। अब पानी में क्यों रहेंगे, अभी हम जानने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर। इसलिए पानी वाले जितने भी रहेंगे वो अमोनोटेलिज्म में रहने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा अमोनिया है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है और जब उसको हम एक्सक्रीट करेंगे तो उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको अमोनोटेलिज्म बोला गया है। NH3 is readily soluble in water and is excreted by diffusion across body surface through gill surface. In body fishes, their kidney have negligible role in excretion. Ammonia diffuse through their gills membrane as ammonium ions. Understand? Then हम बात करने वाले हैं अब, नेक्स्ट बात करेंगे हम यूरोटेलिज्म के बारे में। तो यूरोटेलिज्म क्या हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया। अब यूरिया के एक्सक्रीशन जो होता है प्रोसेस उसको हम यूरोटेलिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी आने वाली है, हमारी मैमल्स आने वाला है, मैमल्स के साथ साथ हमारा टर्शियल एम्फीबियंस आने वाले हैं, जैसे फ्रॉग्स हो गया, टॉट्स ईटीसी, कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई, एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हो गए। तो रेप्टाइल्स मतलब रेंगना, जो रेंग के चलते हैं, रेंगना, जो भी रेंग के चलने वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेप्टाइल। जैसे हमारे लिजर्ड, स्नेक्स, ये जो होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो अब इसमें क्या दिया गया है वो आप देख लेते हैं। इसमें दिया है इन लीवर NH3 is converted into the less toxic area। जो हमारा NH3 होता है
वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया में। लीवर के अंदर कहाँ होता है प्रोसेस? लीवर के अंदर होता है। इट रिक्वायर्स ए मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है मोर एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पर लेस एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पर बहुत कम में काम चल जाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चलते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, इट इज insoluble in water, ये insoluble होते हैं, so water is not required for excretion. Uricotelic animals, words, terrestrial reptiles, insects, land snails and some land crustaceans. आपने देखा होगा वर्ड जो होते हैं हमारे पेलेट लाइक, जो हमारी उसकी तरह मतलब जैसे वीट वगैरह करते हैं, तो उसमें उसको ये जरूरत तो नहीं कि पानी की जरूरत पड़े, उसमें पानी की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब लिखा है यहाँ पर यूरोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म आर नीडेड फॉर वाटर कन्वर्जन। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। जब आपने एनसीईआरटी देखा होगा तो वहां पर हमारे जब फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज आता तो वहां पर जो हमारा पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में सब चीजें लिखी हुई होती हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। वहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में दिया होता है, नेफ्रिडिया के बारे में दिया होता है, और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में दिया है, एंटीनल ग्लैंड्स जो हमारे ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, और किडनी के बारे में दिया है। ये सब चीजें आप पढ़ते होंगे। जैसे सपोज दैट हमारा ये वाला पेपर और ये वाला पेपर होता है, तो इसमें तो हमारा ये सारा बेसिक हो जाता है, वाटर किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं। यहाँ पर जो आता है ऊपर जहाँ किडनी का डायग्राम बना होता है, तो किडनी के डायग्राम के ऊपर जितने भी होता है, जितना भी वो होता है, वो सब इनके बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में क्या है। पहला हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया। इन प्लेटफॉर्म रोटिफर्स, सम एनालिड्स, cephalochordates, protonephridia are primary for osmoregulation। तो फ्लैटबॉम के अंदर, रोटिफर्स के अंदर और कुछ एनालिड्स और सेफेलोकोडेट्स के अंदर जो हमारी प्रोटोनेफ्रिडिया सेल्स होती हैं वो प्राइमरी काय के लिए होती हैं? ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए। कहीं कहीं पर आपसे प्रोटोनेफ्रिडिया का जिक्र आएगा और कहीं कहीं पर आपसे फ्लेम सेल्स करके भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। प्रोटोनेफ्रिडिया also known as protonephridia, also known as flame cells। आप ये चीज याद रखेंगे, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया एक ही चीज होती हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट नेफ्रिडिया के बारे में बात करते हैं। तो नेफ्रिडिया के हमारा एनालिड्स के अंदर आता है सिर्फ। It help in the removal of nitrogenous waste and also perform osmoregulation। osmoregulation आपको सब में वर्ड नजर आएगा, osmoregulation, osmoregulation, osmoregulation। तो ये जो होते हैं हमारे सब क्या है? osmoregulation का ही काम करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट दिया है, थर्ड हमारा नंबर दिया है इसमें, थर्ड नंबर हमारा दिया है इसमें क्या है? Malpighian tubules in insect help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation। अब फिर दिया हमारा एंटीनल ग्लैंड्स, जो हमारा एंटेलन ग्लैंड्स है और ग्रीन ग्लैंड्स इनको नाम दिया गया है। इनक्रस्टेशियंस यानी कि ब्राउन क्रैब्स और लेवेस्टर्स। देन आता हमारा किडनी। आप जानते हैं किडनी किनके अंदर होती है? इन हायर एनिमल्स के अंदर किडनी पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है वो हम जान लेते हैं, और हमें पता भी है क्योंकि हम ह्यूमन हैं। अगर हमें हमारे लिए पता होगा तो वो किसका पता होगा? किडनी जो होती है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन पार्ट होते हैं। अब 4 मेन पार्ट क्या क्या होते हैं वो आप जान लीजिए। 4 मेन पार्ट हमारे होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। किडनी है, देन यूरेटर है, देन यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। 4 हमारे ये पार्ट होते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इनमें से कौन पेयर्ड है और कौन अनपेयर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, और आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारी किडनी और ये दोनों चीजें हमारे पेयर्ड में है,
और ये दोनों हमारे अनपेयर्ड में रहने वाले हैं। ठीक है, किडनी का कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, ये आपका पूरा फुल्ली एनसीईआरटी डायग्राम है। ये आपका एनसीईआरटी डायग्राम है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, जैसे हमारा ये वेना कावा है, यहाँ पर हमारा एरोटा है, फिर देन हमारा यहाँ पर ये लेफ्ट किडनी और राइट किडनी आपको दिख रही है, इसका इंटरसेक्शन व्यू भी आपको दिखाया है। ये ब्लैडर है, ये हमारा यूरेटर है, देन ये डोर्सल एरोटा मैं बता चुका हूँ आपको। हमारी अब जो जैसे किडनी होती है हमारी, ये किडनी हो गई। अब किडनी के अंदर जो आती है हमारी दो वेन्स आती हैं, एक आएगी रेड और देन एक आएगी हमारी क्या, ब्लू। तो आप जानते हैं कि ब्लू क्या होती है और रेड क्या होती है। रेड होती है हमारी आर्टरी और ब्लू होती है हमारी क्या, वेन, और रेड क्या होती है हमारी आर्टरी। अब ये आर्टरी होंगी कौन सी, अब ये जो आर्टरी है ये आर्टरी होंगी कौन सी, ये भी आपका पता होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा इसका जो किडनी के जो हमारे सिनोनियम्स है उनको नेफ्रिटीज या रीनल्स भी बोलते हैं, तो इसलिए इनका नाम हमारा वेन्स का और आर्टरी का जो नाम रखा गया था हमारा रीनल आर्टरी और रीनल वेन रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन होगी, वेन शेप्ड स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेटिक एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा T12 से लेकर, पहले होती है हमारी C, फिर होती है T, फिर होती है हमारी L, फिर होती है हमारी S। ये हमारी वर्टिब्रा होती है, ये आप जानते हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोला करते हैं, वो हमारी वर्टिब्रा होती है। लेंथ हमारी 10 से 12, 5 से 7 हमारी विड्थ, लेंथ हमारी ये हो जाएगी, थिकनेस हमारी 2 से 3 सेंटीमीटर रहने वाली है। एवरेज अगर वेट की हम बात कर लें तो 120 से 170 ग्राम होता है। अब मैं इसमें बता दूं आपको कुछ मेन चीज के 150 एग्जैक्ट हमारा मेल के अंदर होता है और 135 हमारा फीमेल के अंदर होता है, इसलिए इसको 120 से 170 के बीच में रखा गया है। ठीक, इसके बाद हमारा किस किस से कवर्ड रहती है वो हम जान लेते हैं। ये 3 लेयर से कवर रहती है, वो हमारी किस चीज की लेयर होती है, वो हमारी फाइब्रस रीनल कैप्सूल होते हैं। वन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी देयर आर एन ओपनिंग, उसको हम हाइलम या हाइलस बोलते हैं, जहां से हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट, उसके लिए कलर दिखाया गया, उसका शेप और कहां पर वो प्रेजेंट है। तीसरी चीज में बताई, दूसरी चीज बताई गई उसमें उसकी लेंथ क्या है, चौड़ाई क्या है और मोटाई क्या है, फिर उसका वेट बताया गया, देन वो किस चीज से ढकी हुई है वो उसकी कवरिंग बताई गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हाइलम है वो लीड करता है फनल शेप्ड कैविटी को, उनको हम रेनल पेल्विस बोलते हैं, जो किसके साथ होती है, कप शेप्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल कैलिक्स बोलते हैं। जो रीनल कैलिक्स क्या होते हैं जानते हैं, रीनल कैलिक्स वो होते हैं जो इस टाइप से बने हुए होते हैं अंदर किडनी के, ये रीनल कैलिक्स होते हैं। अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम, medulla has few conical projection called medullary pyramids projecting into the calyces। जो हमारा कोर्टेक्स होता है, अब मैं बता दूं आपको, जो किडनी होती है हमारी, किडनी के अंदर 2 रीजन होते हैं हमारे, किडनी के अंदर कितने होते हैं, 2 रीजन होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे। किडनी के अंदर कितने रीजन होते हैं, 2 रीजन होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, अगर अंदर वाले की बात करें तो हमारा अंदर होगा मेडुला और बाहर वाले की बात करें तो हमारा होगा क्या, कोर्टेक्स। तो जो हमारा कोर्टेक्स होता है वो किनके बीच में होता है, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज द रीनल कॉलम। अब क्या होते हैं रीनल कॉलम, रीनल कॉलम वो होते हैं जो हमारे पिरामिड्स मैंने अभी बना के दिखाए थे आपको, ये इस टाइप से, तो इनके अंदर जो होता है ये धसा हुआ होता है, इनके अंदर इस तरीके से धसा हुआ होता है। तो ये जो हमारा कॉलम बना, ये वाला जो आपको ये जगह दिख रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, रीनल कॉलम्स। क्या बोलते हैं इसको, रीनल कॉलम्स, या इनका दूसरा नाम होता है हमारा कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये चीजें, ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद जरूर रखना, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसमें हमारा दिया हुआ है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होती है हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। याद रखना नेफ्रॉन क्या हमारी, नेफ्रॉन हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब हर एक नेफ्रॉन जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं हमारा, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, एक ग्लोमेरुलस और एक हमारा रीनल ट्यूब्यूल। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस होता है हमारा, एक टफ्ट कैपिलरीज होती है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डायग्राम में, टफ्ट कैपिलरीज होता है। ये जो होता है हमारा इस टाइप से बना हुआ होगा। इस टाइप से बनने के बाद इसके अंदर जो बहुत सारी ये आर्टरीज होती हैं, यहाँ पर ये आर्टरीज होती हैं। अब यहाँ पर जो होंगी हमारी ये जो आर्टरीज आ रही हैं, ये होती है हमारी एफरेंट। यहाँ से जो हमारी आर्टरीज जा रही हैं ये होंगी हमारी क्या, इफरेंट। एफरेंट मतलब आना, इफरेंट मतलब जाना। इफरेंट मतलब आना और एफरेंट मतलब जाना। फिर उसके बाद जो होगा डबल बोल्ट कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। उसके नीचे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है हमारा ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल, जो मैंने अभी बताया, जो एक अच्छी खासी एक ब्रांच होती है किसकी, रीनल आर्टरी की। ग्लोमेरुलस कैरी करता है वे बाय एन एफरेंट आर्टियोल। मैंने बताया आपको कि जो हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा वोमेंस कैप्सूल है वो कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है, इस टाइप से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हमारी कैपिलरीज भरी हुई होती है, यहाँ पर क्या होती है हमारी कैपिलरीज भरी हुई होती है इसके बीच में, यहाँ पर यहाँ हमारी कैपिलरीज भरी हुई होती है बहुत सारी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से कुछ ब्रांच जो है हमारी वो बाहर निकलती है ताकि वो आगे को ब्लड पास कर सके, ठीक है। और कुछ ब्रांच हमारी यहाँ पर आती है जो इसमें ब्लड ला सके। तो जहां से आ रहा है हमारा वो क्या है, एफरेंट, और जहां जा रहा है हमारा वो क्या होगा, इफ्रेंट, ठीक है। तो जहां से आया वो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। क्या है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा और यूरिन वगैरह का फिल्ट्रेशन यहीं पे होगा। ये हमारा वोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर हमारा ये वोमेंस कैप्सूल है। यहाँ पर जो डबल बोल्ट लाइक कप स्ट्रक्चर, जैसा आपने देखा होगा जो चाबी होती है मैकेनिक्स के पास, वो भी कुछ इस टाइप से ही बनी हुई होती है। कुछ का दोनों तरफ का मुंह खुला हुआ होता है और कुछ का एक तरफ का मुंह खुला हुआ होता है, तो वो भी कुछ इस टाइप से बने हुए होते हैं। तो ऐसे हमारा वोमन का कैप्सूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि हमारे ब्लड जो आया वोमेंस कैप्सूल के अंदर वो एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आया, लेकिन उसको कैरी किसने किया, इफरेंट आर्टियोल में। किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस में जो आया था। इसको साफ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा रीनल ट्यूब्यूल्स इज बिगिन एट द डबल बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द बोमन्स कैप्सूल विच इज इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। यानी कि जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है ये वाला, ये हमारे किसको इनक्लोज कर रहा है, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज कर रहा है, यानी कि उसको ढक रहा है। देन इसके नीचे हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर जो बनती है हमारी मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल बोल सकते हैं उसको। दो टर्म आपको मिलेंगी यहाँ पर, रीनल कार्पस्कल या मालपीजियन बॉडी। ये कब मिलेंगी, जब हम बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को, बोमन्स कैप्सूल को दोनों को मिला देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, दोनों को मिलाकर इनको मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल्स। अब नीचे हमारी पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, उसके असेंडिंग डिसेंडिंग लिप, फिर डीसीटी। तो ये हम इसको अभी फर्दर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, द ट्यूब्यूल इज कैरी द ट्यूब्यूल कंटिन्यू विद द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हमने बोला पीसीटी, हेनलेस लूप एंड डीसीटी। हेनले लूप हेयरपिन शेप्ड होता है, आपने देखा होगा जो गर्ल्स यूज करती है हेयरपिन, वो कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है, यू शेप्ड होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो, लेकिन ध्यान मत देना, हो सकता है चप्पल पड़ जाए। तो हेयर पिन शेप्ड होता है वो। और ये जो होता है हमारा डिसेंडिंग और असेंडिंग लिप इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग आप जानते होंगे, ये डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग हो गया। एम आई राइट या रॉन्ग, बताएं भाई, एम आई राइट और रॉन्ग, गलत बोला है मैंने। जाने वाला असेंडिंग होता है, आने वाला डिसेंडिंग होता है। जो नीचे को आ रहा है वो डिसेंड और जो ऊपर जा रहा है वो असेंड, ओके।
जहां पे यहाँ पे हमारा फिर दिया हुआ है कि सेकंड पॉइंट हमें दिया है थर्ड, द डक्ट ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम कोर्टेक्स से लेकर और इनर पार्ट ऑफ द मेडुला तक फैला होता है। दे कवर एंड ओपन इनटू द रीनल कैलिक्स एट द एपेक्स ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स। Malpighian body, the renal corpuscles, PCT situated in the renal cortex, lobophilae deep into the medulla। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर जो कुछ आपको टर्मिनोलॉजी दी हुई है, देखिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक तो मालपिजियन बॉडी, ठीक है, देन एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, मालपिजियन बॉडी, पीसीटी, देन डीसीटी, ये जो होंगी हमारी वो रीनल कोर्टेक्स में रहने वाली है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, तो दूसरे का नंबर है। लुबोफेनले जो रहेगा वो सिर्फ हमारा कहाँ रहेगा, मेडुला में। तो हमारी कितनी चीजें रहेंगी, एक ये, सॉरी यहाँ पर इसको लेते हैं, एक ये रहने वाला है हमारा, एक ये, एक ये, एक ये, तीन चीजें रहेंगी हमारी कहाँ पर, रीनल कोर्टेक्स में। और सिर्फ एक चीज हमारी रहेगी कहां पर, लोबोफेनले जो रहेगा हमारा वो कहां रहेगा, वो रहने वाला है हमारा कहां पर, ये दिख रहा होगा कहां रहने वाला है हमारा, मेडुला के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, इफरेंट रेटियोल इमरेजिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। सही बात है, ग्लोमेरुलस से वो निकल रही है। फॉर्म्स ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क यानी कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स के आसपास। A minute vessels this network parallel to lobophilae। जो आपने देखा होगा इस डायग्राम में, देखिए आपको जो येलो कलर में दिख रहा है वो लोबोफिले है, और जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो यहाँ पर हमारी वासा रेक्टा है। तो ये इसके पैरेलल चलते हैं। अब मुझे बताइए कि पैरेलल क्या होता है और एंटी पैरेलल क्या होता है। आपने कभी ट्रेन की पटरी देखी है, उस ट्रेन की पटरी को आप देखेंगे तो दोनों ही ट्रेन की पटरियां साथ साथ चलती हैं, दोनों साइड की ट्रेन की पटरियां होती है हमारी, वो दोनों साथ साथ चलती हैं। ये होता है हमारा क्या, पैरेलल, जिनके अंदर आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, जिनके अंदर जो एंगल होता है हमारा थीटा, वो क्या होता है, जीरो होता है, एंगल क्या होता है, जीरो। अगर वहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि एंटी पैरेलल क्या है, तो एंटी पैरेलल वो हो जाता है जहां पर एंगल हमारा क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इस चीज को आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पर ये पैरेलल चलती है, यू शेप्ड होती है, उसको बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स की बात कर लेते हैं, तो दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन जो हमारा 85% होता है, और जो हमारे होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी मेडुलरी नेफ्रॉन जो हमारा 15% होता है। अब कोर्टेक्स नेफ्रॉन क्या है, इन दिस, इसमें क्या होता है, लोबोफिले शॉर्ट रहता है, लोबोफिले छोटा रहेगा, एक्सटेंड होगा बैरिलेटेड इन द मेडुला, वासा रेक्टा एब्सेंट रहेगा और हाईली रिड्यूस रहेगा। चार टर्म आपको मिला यहाँ पर, एक तो छोटा रहेगा, बहुत कम मेडुला के अंदर रहेगा, और वासा रेक्टा एब्सेंट रहेगा या हाईली रिड्यूस रहेगा। अब इसका अपोजिट कर दो, हेलेलू बड़ा, डीप मेडुला के अंदर, और वासा रेक्टा प्रेजेंट। जहां पर प्रेजेंट है वासा रेक्टा वहां पर 15%, और जहां पर एब्सेंट है वहां पर 80%। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन की अगर हम बात कर लें, तो यूरिन फॉर्मेशन जो रहने वाला है हमारा, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होंगे तीन प्रोसेस रहेंगे हमारा, एक होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और हमारा सिक्रीशन। तो हम इसको सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी इसको थोड़ा अप्लाई नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट से वीडियो हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ तक हुआ है अब तक का, आप इसको ठीक से पढ़ लेना, और जो नोट्स आपके लिए रहने वाले हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए एक सब्सक्रिप्शन की उम्मीद हम आपको रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अपने गोल पर फोकस करेंगे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बचा हुआ टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।